हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हम सॉल्यूशन चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो और दो से अधिक सब्सटेंस का। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जिन सॉल्यूशंस को हम स्टडी करते हैं वो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक सब्सटेंस के मिलने से बनता है। लेकिन जिन सॉल्यूशंस को हमें स्टडी करना है बच्चों, वो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होता है, उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। और वो कंपोनेंट जो अमाउंट में कम होता है प्यारे बच्चों, उसे सॉल्यूट कहा जाता है। इसके बाद आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट नहीं बताया होता कि सॉल्वेंट क्या दिया गया है, तो हम मानते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वो पानी है। इसके बाद बच्चों हमने बात करी थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेटिव अमाउंट है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट है सॉल्यूट की तुलना में, कितना सॉल्यूट है सॉल्वेंट की तुलना में, तो इस बात का पता लगाने के लिए ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इस टॉपिक का इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों। अब कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने कई सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, जिसमें मुझे यकीन है कि आपको सब समझ आया होगा। एक था परसेंटेज बाय मास, W बाय W, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, V बाय V, परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम, W बाय V। इसके बाद हमने प्यारे बच्चों पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है आप सभी को, WB अपॉन MB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दिया हुआ हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 से। इसके बाद हमने पढ़ा था एक टॉपिक छोटा सा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इसी को कहा गया था E। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके तीन फॉर्मूले आपको बताए गए थे। एक था आपका W अपॉन में E, W अपॉन में E। एक फॉर्मूला था आपका N इंटू में V, यानी नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। और तीसरा फॉर्मूला था बच्चों इसका N इंटू में V, यानी नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के तीन फॉर्मूले आपको बताए गए थे, W अपॉन E, N इंटू V यानी नंबर ऑफ मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। और तीसरा फॉर्मूला आपको बताया गया था प्यारे बच्चों, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसके बाद आपको बताया गया था इक्विवेलेंट वेट के बारे में। इक्विवेलेंट वेट कैपिटल E, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। आपको बताया था प्यारे बच्चों कि आप बस अभी इसका
इसका फॉर्मूला याद कर लो। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका इन टॉपिक्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। हालांकि पिछली क्लास में मैंने आपको एक आइडिया दिया था, एक लॉ होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि मान लो ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और सी डी बना रहा है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है प्यारे बच्चों, जिसमें ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और सी और डी बना रहा है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी ई ए बराबर होता है ए बी के। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, उनका इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो बराबर होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो ए और बी ये जो पूरी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, उसके अंदर ए और बी जो आपस में रिएक्ट कर रहा होगा, उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरह से जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का भी जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो आपका होता है क्या, बराबर। आपको बताया था कि इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, लेकिन यहां नहीं बनते हैं, ये आपका बनते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। हालांकि इस चैप्टर में भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का यूज होता है, इस चैप्टर के अंदर भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का यूज होता है प्यारे बच्चों। लेकिन बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप जो है कर ले जाओगे। इक्विवेलेंट वेट, इसके बाद हमने पढ़ा था वैलेंसी फैक्टर। आपको बताया था कि अगर एसिड दिया हुआ होगा तो देखना कि वो एसिड कितने H+ दे सकता है। अगर बेस दिया गया होगा तो देखना कि वो जो बेस है वो कितने OH- आयन दे सकता है। अगर सॉल्ट दिया हुआ होगा तो आपको ये देखना है कि कैटायन के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है, वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने फास्फोरस के 3 कंपाउंड आपको बताए थे। इसके अंदर वैलेंसी फैक्टर निकालने का जो ट्रिक होता है, वैलेंसी फैक्टर पता करने का जो ट्रिक होता है, जितना ऑक्सीजन है उसमें से एक कम, जितना ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों उसमें से एक कम क्या होता है, वही होता है इसका वैलेंसी फैक्टर। जैसे H3PO4 में 4 ऑक्सीजन है तो 4 में से एक कम कर दो, 3 हो जाएगा इसका वैलेंसी फैक्टर। सिमिलरली 3 में से एक जाएगा तो इसका हो जाएगा 2, और 2 में से एक जाएगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। इसके बाद हमने बात करी थी अगली कंसेंट्रेशन टर्म के बारे में, जो था आपका नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला आपका आया था ई सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
अब E का फॉर्मूला जब एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा W अपॉन में E, W अपॉन में E W अपॉन में E मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया हुआ है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? बिल्कुल ठीक बात है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। Now next part is we discuss about the relationship between normality and molarity. Very important, very important प्यारे बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो एक छोटा सा रिलेशन होता है लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत ही छोटा सा ही रिलेशन होता है लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों, और ये होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू में वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू में मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज मोलालिटी। इसके बाद जो कंसेंट्रेशन टर्म आई थी वो थी आपकी मोलालिटी। मोलालिटी में आपको एक बात ध्यान रखनी थी कि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आता है, यहाँ पे सॉल्वेंट आता है। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent. It represents the number of moles of solute present in 1 kg of solvent. It represents the number of moles of solute present in 1 kg solvent. इसका फॉर्मूला आपका बना था WB अपॉन MB मल्टीप्लाई WA। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 से। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आपको याद हो, मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन यानी जिसका मोल पूछा है उस, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसका मोल लिखो और नीचे डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से। मान लो मैं तुमसे पूछता हूं काई ए, काई ए का मतलब है मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जिसका मोल पूछा है, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसका मोल लिखो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से। मान लो सॉल्यूशन में ए है और बी है तो टोटल नंबर ऑफ मोल यानी Na प्लस Nb। इसी तरह से अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ काई बी क्या होगा तो तुम कहोगे जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसका मोल लिखो, नीचे डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से। दैट्स इट। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। इसके बाद जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है वही आपका नंबर ऑफ मोल का भी रेशो होता है। ये वाला जो रिलेशन है ये कुछ अच्छे सवाल में यूज होता है, बाकी ये सब तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है वही नंबर ऑफ मोल का भी रेशो होता है प्यारे बच्चों। जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है वही नंबर ऑफ मोल का भी रेशो होता है। अब हम आगे आगे पढ़ेंगे। इसके बाद छोटे मोटे कुछ रिलेशन आपको बताए थे, वो रिलेशन अब मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा। एज सच आपको बताया था कि उन सब रिलेशंस का सिग्निफिकेंस क्या है, सवाल को जल्दी सॉल्व करने में वो मदद करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अब जो अगली चीज हम स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ
सॉल्यूशन। बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो टॉपिक का नाम डालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जिसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यहां से इसका मतलब आ जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन लिखी है यहां से पता लगता है कि स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट यानी कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। कितना सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है S बराबर W सॉल्यूट अपॉन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसके बाद स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी हमें याद रखना है कि मान लो अगर नॉर्मेलिटी तुम्हें दे दी जाती है और तुमसे स्ट्रेंथ पूछता है, अगर नॉर्मेलिटी तुम्हें दे दी जाती है और तुमसे स्ट्रेंथ पूछता है तो फॉर्मूला होता है बच्चों S बराबर N मल्टीप्लाई E। S इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई E। S इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई E, जहां पे S है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, N है आपका नॉर्मेलिटी और E है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर मान लो सवाल के अंदर नॉर्मेलिटी दे दी जाए और स्ट्रेंथ पूछे तो ये रिलेशन यूज किया जाता है कि S बराबर होता है N मल्टीप्लाई E, जहां पे S है आपका स्ट्रेंथ, N है आपका नॉर्मेलिटी और E है आपका इक्विवेलेंट वेट। इसी तरह से अगर सवाल के अंदर मोलैरिटी दे दी जाए, सवाल के अंदर अगर मोलैरिटी दे दी जाए और तुमसे स्ट्रेंथ पूछे तो रिलेशनशिप यूज होता है S बराबर M
मल्टीप्लाई mw, S बराबर m मल्टीप्लाई mw, जहां पे S है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, m है आपका मोलैरिटी और mw है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यानी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। S बराबर W solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। S बराबर W solute अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, इसके बाद अगर सवाल के अंदर नॉर्मेलिटी दे दी जाए और तुमसे स्ट्रेंथ पूछता है तो यहां पे रिलेशनशिप यूज किया जाता है S बराबर n मल्टीप्लाई ई, S बराबर n मल्टीप्लाई ई, जहां पे S है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, n है प्यारे बच्चों नॉर्मेलिटी और E है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। E है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट आपको याद है ना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट आपको याद है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। इसी तरह से अगर सवाल के अंदर मोलैरिटी दे दी जाए और आपसे पूछे बताओ स्ट्रेंथ क्या है सॉल्यूशन का, S बताओ, तो रिलेशनशिप यूज होता है S बराबर m मल्टीप्लाई mw, जहां पे ये आप जानते हैं क्या है, कैपिटल M है आपका मोलैरिटी और mw है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। mw है प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। दैट्स इट, इतना ही है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। जो इसमें मेनली आप ये वाले फॉर्मूले तो याद ही रखना और इसको भी एज सच कोई टफ नहीं है, आप तीनों ही याद रख सकते हो, लेकिन ये दोनों तो याद ही रखना और बहुत इजी है। नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट वेट आता था, तो S बराबर एनी, S बराबर एनी, S बराबर एनी यानी n मल्टीप्लाई ई, S बराबर एनी। और मोलैरिटी वाले फॉर्मूला में कहीं ना कहीं रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर वेट से, तो आप कह सकते हो S बराबर m mw, S बराबर m mw। और बाकी अपना अपना याद करने का तरीका होता है। Now the next part is formality. बच्चों फॉर्मेलिटी को पढ़ना सिर्फ है एक फॉर्मेलिटी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। फॉर्मेलिटी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मेलिटी एक्चुअली में मोलैरिटी ही होती है, बस एक खास कंडीशन वहां लग जाती है। वो खास कंडीशन क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने के सिर्फ हम फॉर्मेलिटी ही करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है आपका क्या, फॉर्मेलिटी। अब आपको याद हो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट Wb अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। Wb अपॉन Mb इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है Wb अपॉन में mb। अब देखो यहां पे mb है मॉलिक्यूलर वेट, यहां पे चेंज किया आ जाता है, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट की जगह आपका आ जाता है फॉर्मूला वेट Fw इनटू में सेम एज इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर्स। फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आता है और यहाँ पे फॉर्मूला वेट आता है। अब मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट में अंतर क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लो आपके पास है CH3COOH, एसिटिक एसिड आपके पास है। जब भी एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर डाला जाता है बच्चों, जब भी एसिटिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड को बेंजीन के अंदर डाला जाता है तो ये डाइमर फॉर्मेशन करता है। इस बात को याद कर लो, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी ये बात आएगी आपके सामने। अभी इस बात को आप याद कर लो कि जब भी ऑर्गेनिक एसिड को या इस तरह के एसिड को बेंजीन के अंदर डाला जाता है तो ये डाइमर बना लेता है कुछ ऐसा। जब भी एसिटिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड को बेंजीन के अंदर डाला जाता है तो ये डाइमर बना लेता है कुछ ऐसा। अब यहां पे जब तुम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे ना तो उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन जब यहां पे तुम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहां पे उसे मॉलिक्यूलर वेट ना कहकर उसे फॉर्मूला वेट कह दिया जाता है और इसी फॉर्मूला वेट को यहां पे पुट किया जाता है प्यारे बच्चों। इसी फॉर्मूला वेट को यहां पे पुट किया जाता है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी ऑर्गेनिक एसिड को बेंजीन के अंदर डाला जाता है तो ऑर्गेनिक एसिड डाइमर फॉर्मेशन करता है। यहां पे अगर मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो उसे मॉलिक्यूलर वेट ही कहोगे, लेकिन उस साइड जब आप मॉलिक्यूलर वेट को निकालोगे तो उसे मॉलिक्यूलर वेट ना कहकर उसको फॉर्मूला वेट कह दिया जाता है। ठीक इसी तरह से एक और एसिड मान लो बेंजोइक एसिड C6H5 C6H5COOH। ये बेंजोइक एसिड होता है, अगर आपको याद हो तो ऐसे बेंजीन रिंग होती है और यहाँ पे COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी बेंजोइक एसिड को बेंजीन के अंदर डाला जाता है तो ये भी डाइमर फॉर्मेशन करता है कुछ ऐसा। डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर मतलब ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। यहां पे मॉलिक्यूलर वेट को MW ही कहेंगे, जबकि यहां पे मॉलिक्यूलर वेट को मॉलिक्यूलर वेट ना कहकर फॉर्मूला वेट कह दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जब इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे। ये वाली बात आप समझ रहे हो भाई? लिखोगे ना 12 कार्बन का, एक कार्बन का 12 तो 12 दूनी 24, प्लस करोगे या हाइड्रोजन का, फिर प्लस कर दोगे ऑक्सीजन का, फिर उसे मल्टीप्लाई करोगे सब प्लस करने के बाद 2 से, तो यहाँ पे नेट मॉलिक्यूलर वेट आएगा और यहाँ पे उसे मॉलिक्यूलर वेट ना कहकर उसे क्या कह दिया जाता है? फॉर्मूला वेट कह दिया जाता है। और उसी फॉर्मूला वेट को आपका पुट किया जाता है फॉर्मेलिटी के अंदर। तो फॉर्मेलिटी एक्चुअल में कुछ नहीं होती है, ये मोलैरिटी ही होती है। बस यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे फॉर्मूला वेट रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे फॉर्मूला वेट रिप्लेस कर दिया जाता है प्यारे बच्चों। फॉर्मेलिटी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मेलिटी से सवाल नहीं आते हैं, फॉर्मेलिटी से सवाल नहीं बनते हैं। नाउ अगली चीज बच्चों हमारी आती है
ppm पार्ट्स पर मिलियन। ppm पार्ट्स ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। इसका फॉर्मूला होता है ppm बराबर W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। ppm या पार्ट्स पर मिलियन, ppm या पार्ट्स पर मिलियन, इसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। आपको सीधा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसके ऊपर डायरेक्ट ही सवाल बनता है। जब भी सवाल बनता है तो डायरेक्ट सवाल आता है कि बताओ, डाटा दे देगा आपको, सॉल्यूट का मास दे दिया जाएगा, सॉल्यूशन का मास भी दे दिया जाएगा, और सिंपल आपसे पूछेगा बताओ ppm बताओ, यानी पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म बताओ। तो फॉर्मूला आपका होता है ppm बराबर W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। यहां आपके सारे कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट होते हैं। हमने लगभग पढ़ा है परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज बाय मास W बाय W, परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय V, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम W बाय V, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी के लिए हमने फॉर्मेलिटी भी पढ़ ली है। इसके बाद हमने पार्ट्स पर मिलियन भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन टर्म वाला टॉपिक ऑफिशियली क्लोज होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन टर्म वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट आते हैं, 4 स्पेशल पॉइंट आते हैं जिन्हें नोट डाउन करना है। तो हेडिंग आप डालेंगे स्पेशल पॉइंट्स। पहला स्पेशल पॉइंट होता है क्या? देखो, याद रखना कि तुमने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है वो 2 तरह की हैं। एक जिसमें सिर्फ W आता है, जिसमें सिर्फ मास आता है, और एक आपने पढ़ी है जिसके अंदर वॉल्यूम भी आता है। प्यारे बच्चों, आपने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है वो 2 ही तरह की थी। एक वो थी जिसमें सिर्फ मास के टर्म्स आते थे, सिर्फ मास आता था, चाहे मोलर मास हो, गिवन मास हो, सिर्फ मास होता था फॉर्मूले के अंदर। और एक वो कंसंट्रेशन टर्म्स थी जिनके अंदर मास के साथ साथ वॉल्यूम भी आता था। तो याद रखना कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है,
टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो मास के ऊपर नहीं पड़ता है। टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ, मान लो कोई कंटेनर है, मान लो ये एक क्लोज कंटेनर है, ये मान लो तुम्हारे पास एक क्लोज कंटेनर है, तुम इसे नीचे से हीट करते हो, इसके अंदर आपका कोई सॉल्यूशन है, ठीक। अब सॉल्यूशन आपका है, इस सॉल्यूशन का मास है कुछ W और इसका वॉल्यूम जो है यहां से यहां तक वो है आपका V। आपके पास कोई कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मास है W और वॉल्यूम है इसका कितना V। तो कहते हैं कि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, जब टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे या घटाओगे, जब मान लो अभी बढ़ाएंगे तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, टेम्परेचर को बढ़ाने पे जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, अब यहां से कहीं यहां पहुंच जाएगा लिक्विड। ये जो सॉल्यूशन है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे यहां से कहीं यहां पहुंच जाएगा, तो क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा? तो हाँ, तो जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म्स है जिनके अंदर वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके अंदर सिर्फ मास आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब वो कौन कौन से कंसेंट्रेशन टर्म्स है जिनके अंदर सिर्फ मास आता है? अगर सिर्फ मास आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ, जो कंटेनर के अंदर मास भरा हुआ है वो मास तो उतना ही रहेगा। अगर स्टार्टिंग में 10 किलो भरा हुआ था कंटेनर के अंदर, तो टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पर बाद में भी जो मास है, मास तो वो 10 केजी ही रहेगा प्यारे बच्चों। लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पर वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ सकता है या घट सकता है। तो कहते हैं वो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है जिनके अंदर सिर्फ मास आता है, तो वो है आपका मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम एंड परसेंटेज W बाय W। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम और परसेंटेज W बाय W, ये सब होते हैं आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, परसेंटेज W बाय W, इन सब के अंदर सिर्फ मास आता है और इसीलिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर से, क्योंकि जो मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात आपको अभी अभी समझाई गई। जो मास होता है प्यारे बच्चों वो टेम्परेचर के अंदर डिपेंड नहीं करता है। अब वो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है जिनके अंदर वॉल्यूम आता है? अब वो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है प्यारे बच्चों जिनके अंदर वॉल्यूम आता है? तो आपको पता होगा, एक है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और परसेंटेज W बाय V। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और परसेंटेज W अपॉन V, इन सब के अंदर देखो वॉल्यूम आता है, तो ये सारे ही कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इन सभी के अंदर वॉल्यूम आता है, इन सभी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, तो ये सब के सब क्या होते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो जिसके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिसके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है प्यारे बच्चों, जिसके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे क्या करता है? डिपेंड करता है। जिसके भी
फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे करता है आपका डिपेंड। जिसके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे आपका करता है क्या, डिपेंड। अब मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट के मोल है n, आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट के मोल है आपके पास n, ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट के कितने मोल हैं, n मोल है, और इसका वॉल्यूम है कुछ आपका V1। मैंने क्या किया, इसके अंदर डाला पानी। जब भी पानी डालते हैं तो इसे कहा जाता है डाइल्यूशन। जब भी पानी घोलोगे किसी चीज के अंदर तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन। मैंने कहा मेरे पास एक सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों जिसके अंदर सॉल्यूट के कितने मोल हैं, n मोल हैं, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है आपका V1। मैंने इसके अंदर डाला पानी। अब पानी डालने से देखो क्या होगा, पानी डालने से होगा आपका डाइल्यूशन और इसका वॉल्यूम कुछ बढ़ जाएगा, V1 से V2 हो जाएगा। इसका वॉल्यूम मान लो कुछ V2 हो जाएगा और V2 आपका होगा V1 प्लस VH2O, यानी इनिशियली जितना वॉल्यूम था प्लस उसमें आपने कितना पानी ऐड किया है, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास V2 आ जाएगा। अब मैं ये आपसे पूछूं कि बताओ पानी डालने के बाद इसके अंदर सॉल्यूट के कितने मोल होंगे। तो बच्चों याद रखना डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो डाइल्यूशन करने पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं। जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम तो चेंज हो जाता है, V1 से V2 हो जाता है, लेकिन जो सॉल्यूट है आपके पास, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो सॉल्यूट के मोल आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनिशियली अगर सॉल्यूट के मोल n मोल है तो फाइनली जब डाइल्यूशन आप कंप्लीट करोगे उस वक्त भी सॉल्यूट के मोल आपके पास होंगे कितने, n मोल, ठीक है। अब याद रखना जब भी मैं कंसेंट्रेशन बोलूंगा ना तो कंसेंट्रेशन का तुम मतलब समझना मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस बात को याद रखो, सबसे ज्यादा जो कंसेंट्रेशन टर्म इस्तेमाल करी जाती है वो होती है आपकी मोलैरिटी। तो मैं जब भी कंसेंट्रेशन टर्म बोलूंगा तो तुम समझना मोलैरिटी की बात हो रही है। तो और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहां पे मैं कंसेंट्रेशन अब लिखूं इसका C1, अगर मैं लिखूं ये पहला सॉल्यूशन है और ये दूसरा है, तो यहाँ पे अगर मैं कंसेंट्रेशन लिखूं इस पहले सॉल्यूशन का तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यानी V1। कंसेंट्रेशन पहले सॉल्यूशन का C1, सॉल्यूट के मोल n है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है V1। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं कंसेंट्रेशन टर्म लिखूं तो सॉल्यूट के मोल यहाँ भी n है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पे V2। ध्यान से देखो तो यहां से n की वैल्यू आएगी C1V1, यहां से n की वैल्यू आएगी C2V2। ये है आपकी पहली इक्वेशन, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें पता लगता है कि भाई C1V1 बराबर होता है C2V2 के, C1V1 बराबर होता है C2V2 के। तो यहां से आप क्या समझ सकते हो, इसका मतलब है कि M1V1 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बराबर होता है मोलैरिटी M2V2। पहले सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है पहले सॉल्यूशन में, वो बराबर होता है दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी और उसके वॉल्यूम के प्रोडक्ट के। ठीक इसी तरह से ये भी यहां से ये भी आप समझ सकते हो कि N1V1 देखो कंसंट्रेशन है ना, तो एक जगह एक बार कंसंट्रेशन की जगह मोलैरिटी रख दो,
एक बार कंसंट्रेशन की जगह नॉर्मेलिटी रख दो, तो N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, सवाल आपको करवाया जाएगा। अभी एक सवाल करवाता हूं इसके ऊपर। तो यहां से आपको पता लगेगा C1V1 बराबर C2V2, यानी M1V1 बराबर M2V2 और N1V1 बराबर में N2V2। जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पे जो खास बात आपको याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है प्यारे बच्चों, वो ये है कि सॉल्यूट के मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनिशियली डाइल्यूशन से पहले अगर सॉल्यूट के मोल आपके पास n मोल थे, तो डाइल्यूशन के बाद भी आपके पास सॉल्यूट के मोल कितने होंगे? n मोल ही होंगे। डाइल्यूशन से पहले अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर n मोल है, तो डाइल्यूशन के बाद भी सॉल्यूट आपके पास n मोल ही होगा। M1V1 is equals to M2V2। N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। अब आओ बच्चों इसके ऊपर एक सवाल देखते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल इसके ऊपर सॉल्व किया जाए। वैसे सवाल करवाने का यहाँ पे तो मेरा मन नहीं है, लेकिन ठीक है, एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर बनता है। सवाल है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 50 ml वाटर मैंने ऐड किया है 50 ml दो नॉर्मल HNO3 सॉल्यूशन में, यानी आपके पास एक सॉल्यूशन है 50 ml दो नॉर्मल HNO3 सॉल्यूशन है। इसके अंदर मैंने 50 ml वाटर को ऐड किया है, तो जो सॉल्यूशन बना है इसकी नॉर्मेलिटी आपसे पूछी है। आपके पास दिया हुआ है 50 ml दो नॉर्मल HNO3 का एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 50 ml वाटर मैंने और ऐड किया है और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है उसकी नॉर्मेलिटी आपसे पूछी है। मैं पूछूं यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप बता दोगे कि सर 50 ml तो पहले से था, 50 और ऐड कर दिया है, तो यानी वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml। 50 ml पहले से था, 50 ml और ऐड कर दिया है, तो यानी वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास कितना? 100 ml। अब नॉर्मेलिटी आप देख सकते हो, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। N1 है 2, V1 है 50, N2 निकालना है और V2 है आपके पास 100। यहां से N2 आ जाएगा 2 गुने 50 अपॉन में 100, यानी कि नॉर्मेलिटी आपकी इस सॉल्यूशन की आ जाएगी कितनी? 1 नॉर्मल। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपके पास कितनी आ जाएगी? 1 नॉर्मल।
तो बच्चों सवाल था आपके पास कि 50 ml H2O को ऐड किया गया है, 50 ml पानी को हमने ऐड किया है 50 ml दो नॉर्मल HNO3 सोल्यूशन के अंदर। अब हमसे पूछा है कि बताओ नॉर्मेलिटी क्या होगी, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी प्यारे बच्चों। तो एज वी नो कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 50 ml दो नॉर्मल HNO3 सोल्यूशन था, उसके अंदर 50 ml पानी ऐड किया है, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम आपका हो जाएगा 50 ml पहले से था, 50 और ऐड किया है 100 ml। नॉर्मेलिटी N2 यहाँ दो नॉर्मल दी है, यहाँ पूछी है, रिलेशन होता है N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। रिलेशन आपको याद ही होता है, बहुत आसान सा रिलेशन है, दो ही रिलेशन होते हैं, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 और M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। अब इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और आपका आता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है, इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा, पार्शियल प्रेशर, जिसे हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये टॉपिक वैसे तो बहुत आसान सा है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होता है, लेकिन क्योंकि बच्चे इसे बहुत डिटेल में पढ़ना चालू कर देते हैं, तो डिटेल में पढ़ने से क्या है कि उस वक्त उन्हें समझ आ जाता है, पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा भी आ जाता है, लेकिन जब फाइनली सवाल सॉल्व करना होता है एग्जाम के अंदर, तो वो नहीं समझ पाते हैं कि अब करना क्या है। तो हम बहुत ही आसान तरीके से इसे पढ़ेंगे बच्चों। टॉपिक का नाम है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इसका क्या मतलब होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड एट STP by 1 liter H2O2। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी टेम्परेचर होगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होगा आपका 1 atm। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब होता है कि 1 लीटर H2O2 में से, 1 लीटर H2O2 में से कितना वॉल्यूम O2 का हमें ऑब्टेंड हो रहा है, यानी उसमें से कितने लीटर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इसे कहा जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 5V H2O2 सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ये जो 5V लिखा गया है ये है आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि 5 लीटर ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी, 1 लीटर H2O2, 1 लीटर H2O2 से, 1 लीटर H2O2 से हमें कितने लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगी? 5 लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये होता है आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर लिखा हुआ है मान लो 5VH2O2 सॉल्यूशन, ये होता है आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यानी 5V लिखा है तो आप कहोगे 5 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा 1 लीटर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। कितने लीटर ऑक्सीजन मिलेगा? 5 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा 1 लीटर हाइड्रोजन
पर ऑक्साइड से, 1 लीटर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। अब बच्चों एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। हम कह देंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ है कुछ x, कितनी है x है, XvH2O2 सॉल्यूशन, XvH2O2 सॉल्यूशन। हम कह देंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन की कुछ है x, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन की है आपके कुछ x। लेट सपोज मान लो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है H2O2 सॉल्यूशन की वो है तुम्हारी कुछ x। अब पूछता है कि बताओ ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है यानी ये जो x है और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो x और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन होता है x इज इक्वल टू m इंटू में 11.2, जहां पे x है आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, m है आपका मोलैरिटी और ये है 11.2, एक नंबर है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसके ऊपर सवाल देखो, एक तो इस लाइन से आएगा, इस लाइन से, और अब जो तो रिलेशन बताऊंगा ना उससे आएगा। तो मैंने आपको कहा कि x VH2O2 सॉल्यूशन है, एक H2O2 सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास x, जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है बच्चों तुम्हारे पास कितना x। अब x और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन होता है x इज इक्वल टू m इंटू में 11.2, x इज इक्वल टू m इंटू में 11.2। अगर कहे कि बताओ x और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है तो याद रखना कि x इज इक्वल टू n इंटू में x इज, अगर कहे कि बताओ वॉल्यूम स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन होता है x इज इक्वल टू n इंटू में 5.6, x इज इक्वल टू में n इंटू में 5.6, जहां पे x है आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, n है आपका नॉर्मेलिटी। और अगर कहता है बच्चों की बताओ वॉल्यूम स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन बताओ, तो यहां पे n की जगह आप पुट कर देना s अपॉन में 17 इंटू में 5.6। अगर कहता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, अभी पढ़ाया था ना इससे पहले स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन बताओ, तो यहां नॉर्मेलिटी की जगह आप पुट कर देना s अपॉन 17। तो ये 3 रिलेशन आपको बेसिकली रटने हैं, इसको डिराइव विराइव में नहीं करके दिखाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे रटना है। इस पर डायरेक्ट सवाल आता है फॉर्मूला बेस। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब होता है कि 1 लीटर H2O2 कितने लीटर ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है, यानी 1 लीटर H2O2 से हमें कितने लीटर ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड होती है एट STP, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसके बाद एक एग्जांपल लिया कि जैसे 5 वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब होता है बच्चों 5 लीटर ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से। 5 लीटर ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से। फिर मैंने कहा चलो एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ है तुम्हारी कुछ x और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन ये होता है, x और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन ये होता है, x और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन ये होता है, और यहां पे आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो ये आपको रट लेना है, ये तीनों ही फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। ये लाइन याद रखना कि भाई 1 लीटर H2O2 से जितना ऑक्सीजन मिलता है, जितनी ऑक्सीजन गैस 1 लीटर H2O2 से हमें ऑब्टेन्ड होती है, वही होता है उसका क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ। यानी अगर मैं मान लो तुम्हें कहूं कि 5 लीटर
H2O2 से 25 लीटर ऑक्सीजन गैस मिल रही है। 5 लीटर H2O2 से 25 लीटर ऑक्सीजन गैस मिल रही है। तो बताओ इस सॉल्यूशन का, इस H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? तो तुम कहोगे 5 लीटर से 25 लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है, तो 1 लीटर H2O2 से कितना ऑक्सीजन गैस मिलेगा? 1 लीटर से मिलेगा दिस 25 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 1। ये स्टेशियोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट होता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, जो पिछले साल आपने पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 लीटर O2। तो भाई 1 लीटर H2O2 से जितना ऑक्सीजन मिलता है, तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपका हो जाएगा कितना? 5, यानी x आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा प्यारे बच्चों 5। 1 लीटर H2O2 से जितना ऑक्सीजन हमें ऑब्टेन्ड होता है, जितना ऑक्सीजन हमें मिलता है 1 लीटर H2O2 से, वही होता है उसका क्या? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो बच्चों यहां पे आपका जो चैप्टर का पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब चैप्टर का जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा आपका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पार्शियल प्रेशर स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगली ही क्लास में पूरा पार्शियल प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट किया जाए, चाहे 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे या 2 घंटा लगे। अगली क्लास में कोशिश की जाएगी पार्शियल प्रेशर के पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने की। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।